हमने शुरू किया था क्लास 11 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज हम इसका देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। लेक्चर नंबर 6 तक मैंने जो भी पढ़ाया है सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हाँ, उन सभी के जो भी नोट्स है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, शुभम झा क्लास 11 एंड 12। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे ये सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड एक्टिव लर्नर। एंड आप मेरे इस जर्नी में मेरे ग्रोथ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। तो सुपर लर्नर्स, तो स्टार्ट करने से पहले दो बातें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर पूरा पढ़ लिया और अभी जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है एग्जांपल 1.5, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक सॉल्व्ड एग्जांपल है और इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सम को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ला सको। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो चैप्टर है काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर, अगर इससे आपको थोड़ा सा डर मिट जाता है ना तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर देखो मैंने पूरा पढ़ा दिया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको ऑलमोस्ट हमने पूरा पढ़ा दिया है। इस चैनल पे आपको सब कुछ उपलब्ध मिल जाएगा। और जो इसका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है जो हमें कवर करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में तीन चीजें हमें पढ़नी है। कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट फिगर्स ये एक लास्ट चीज बचेगा। तो अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ाने वाला हूं। एक और कल एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सारे। तो एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल में जब मैक्सिमम सब मैं खुद सॉल्व करके आपको देना चाहता हूं कि आपको अप्रोच समझ में आए कि कैसे करना है। और सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड भी दो लेक्चर्स आएंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे हमारे मैथमेटिकल, जो ये नेक्स्ट चैप्टर है ना, मैथमेटिकल मेथड्स, राइट, मैथमेटिकल मेथड्स, यस, इस चैप्टर की तरफ जाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले के स्टार्टिंग के दो तीन चैप्टर अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए फिजिक्स थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और फिजिक्स डिमांड करता है आपका टाइम। तो अगर आप टाइम दोगे तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हो देने की कोशिश करना। चलिए तो अभी सीधे सॉल्व करने चलते हैं हमारे उस न्यूमेरिकल को, ठीक है। और जो जो न्यूमेरिकल है सब मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा और आपको सब सॉल्व कर करके बताऊं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये सारा नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। अब सीधे स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स को। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। एंड न्यूमेरिकल को रीड करते हैं हम। ओके बच्चों, तो सबसे पहले काम करते हैं, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? द रेडियस ऑफ अ स्पीयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज दिस 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 एंड दिस। मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये पांच वैल्यूज हमें दे रहा है। हमें डिटरमाइन करना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मैंने तुम्हें यहां पर बताया था कि क्या होता है, ए मीन होता है, ठीक है। मैंने यहीं पे तुम्हें बताया था कि जब हम लोग ए मीन निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर आ जाते हैं और फिर हमें कह रहा है कि एब्सोल्यूट रिलेटिव बता, हमें एब्सोल्यूट भी बताना है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी बताना है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। और हमें रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर भी बताना है। बहुत ही आसान है, सारी चीजें तुम्हें बताई गई हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सम को जरा समझना कि मान लो कि एक स्पीयर है और इसका क्या कर रहे हैं लोग ना, ये मेजर क्या कर रहे हैं, रेडियस मेजर कर रहे हैं। तो रेडियस ऐसे नहीं होगा ऑफकोर्स, रेडियस यहां से यहां तक का, ये रेडियस मेजर कर रहा है। पांच रीडिंग लिया इन्होंने। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पांच रीडिंग को लिखते हैं, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है। तो हम लोग रीडिंग को ले लेते हैं A1, पहला रीडिंग। तो A1 क्या है जरा बताना मुझे, 5.63 मीटर। फिर दूसरे रीडिंग को हम लोग कह देते हैं A2। A2 रीडिंग क्या दिख रहा है हमें, 5.54 मीटर। अच्छा, फिर तीसरी रीडिंग देखते हैं क्या दिया हमें, A3 हमें दिया है 5.44 मीटर, ठीक है, 5.44 मीटर। अगर मैं कुछ मिस्टेक कर दूं तो प्लीज आप बता देना मुझे चैट में, तो मैं वापस उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और फिर हमें दिया है 5.40 मीटर। तो 40 मीटर लिख देता हूँ, 5.4 मीटर। एम लिख रहा हूँ, देख रहे हो, नहीं मीटर ही है, 4 है ना। अच्छा, और A5 हमें दिया फाइनली 5.35 मीटर। चलो, तो ये हमें ये सारे वैल्यूज दिए हैं। हमसे पूछा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे हमें ये पूछा, देख लो कहा गया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमसे सबसे पहले इन्होंने पूछा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एक काम करते हैं, सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज निकाल लेते हैं, यहाँ पे मोस्ट, ठीक है, प्रोबेबल वैल्यू। मुझे भी पता है कि, और आपको भी पता होगा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं।
यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूं मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के आगे, कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, ए मीन, सिंपली हमें पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से हमसे क्या पूछ रहा है कि ए मीन बताओ। एम आई राइट? हमसे ए मीन पूछा जा रहा है। तो ए मीन का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, A1 A2 जितने भी है सबको ऐड कर दो, A3, ठीक है, A4 और A5 जो भी हमें दिया हुआ सबको ऐड करना है। और फिर उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर जितने भी क्वांटिटीज है। तो ऊपर कितने क्वांटिटीज है बच्चों, 5 क्वांटिटी है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है, 5.63। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5.54। A3 की वैल्यू कितनी है, 5.44। ठीक है, आई होप कि आपको नहीं दिख रहा है आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। और A4 की वैल्यू कितनी है, 5.40, मतलब वही हो जाता है 5.4। और A5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5.35। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 5.35, 5.35। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, अब डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूँ। और कितने से डिवाइड करना है, 5 से। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि नोट जब मैं दूं तो अच्छा दिखे। ओके, 5 से डिवाइड कर। अब बच्चों यहाँ पे ये सम करना तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, तुम बहुत आसानी से इसको ऐड कर लोगे और मुझे वैल्यू बता सकते हो। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 27 पॉइंट, आई थिंक 27.36 इसका आंसर आ जाएगा। अब 27.36 को तुम्हें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.4, ठीक है, 72 मीटर। 5.472 मीटर, ये क्या आ गया आपका, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गया। तो एक काम करता हूं, मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं कि यार ये मेरा एक आंसर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हमने एक आंसर तो यहाँ पे निकाल लिया। अब मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें हार्ड लग रहा है, पहला वाला इजी है। तो कैसे निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब भी बोलेगा तो आपको जितने भी रीडिंग दिए सबका मीन निकालना है, जिसको हम ए मीन भी कहते हैं। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो दूसरा हमें बोला है वो निकालते हैं। तो मैं हट जाता हूं और दूसरा हमसे क्या बोला है वो समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा बच्चों हमें क्या बोला है इन्होंने, कि आपको निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गया रेडियस ऑफ द मीन एब्सोल्यूट, मतलब यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो यार, मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको सबका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले A1 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा, A2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा, A3 A4 और A5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा। बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार एक काम करते हैं, ऊपर जाके थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि भैया एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये रहा एब्सोल्यूट एरर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकाला था हमने, मान लो कि मुझे A1 जो मेरा एक रीडिंग आया था, A2 रीडिंग आया था, A3 रीडिंग आया था, A4 और AN ऐसे रीडिंग आए थे। मुझे अगर A1 का एब्सोल्यूट एरर निकालना था, तो मैंने क्या किया था, डेल्टा A1 लिखा था जो कि एब्सोल्यूट एरर है, इक्वल टू मॉड में ए मीन की जो भी मेरी वैल्यू थी उसमें से मैंने A1 को माइनस कर दिया था। A2 के लिए मैंने क्या किया था, ए मीन जो अभी हमने ऊपर निकाला था उस वाले पॉइंट में, जो 27 पॉइंट समथिंग आया था, उसमें से जो भी A1 की वैल्यू उसको माइनस किया, जो A2 की वैल्यू उसको माइनस किया, A3 को, और ये सब मॉड में रखा था कि हमको क्या चाहिए, हमें बस आंसर क्या चाहिए, हमें साइन से मतलब नहीं, ठीक है, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन में से जो भी वैल्यू है A1 A2 A3 का उसको माइनस कर देंगे। तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला भी कार्यक्रम एक बार करके देखते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अभी मुझे क्या निकालना है, दूसरा मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लेट्स से कि डेल्टा A1 रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि अगर आप A1 के लिए निकाल रहे हो तो डेल्टा A1, अच्छा मैं जब भी डेल्टा लिखूंगा ना तो मैं ऐसे इसको ट्रायंगल को हाईलाइट कर दूंगा, नहीं तो ए और कैपिटल ए और डेल्टा में आप कन्वर्ट हो, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, कन्वर्ट बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ये अच्छा सा सुंदर सा वीडियो बन जाए ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड में, मॉड में क्या, ए मीन की वैल्यू, ठीक है, माइनस A1 की वैल्यू। अच्छा चलो वैल्यूज डाल देते हैं। ए मीन की वैल्यू क्या आया था, ऊपर देख सकते हैं हम, ए मीन की वैल्यू थी हमारे पास 5.472, एम आई राइट, 5.472, ये 27 पॉइंट समथिंग आया था, डिवाइड बाई 5 किया था हमने फिर, ठीक है। तो 5.472। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर चेक करो जरा, यहाँ पे A1 की वैल्यू हमने देखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 5.63 मीटर, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे 5.63 और यहाँ पे मॉड डाल देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो सब्सट्रैक्शन है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप आसानी से कर लोगे। तो इसका आंसर शायद आएगा 0.158, ठीक है। और ये क्या आएगा बच्चों,
मीटर में आएगा, क्योंकि हम लोग मीटर की बात कर रहे हैं, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, पर अभी हम नहीं लिखते हैं कुछ भी, ठीक है। अच्छा, मान लो इसी तरीके से अगर आपको डेल्टा A2 निकालना है, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ A2, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या करना है हमें? ए मीन की वैल्यू में से हम माइनस कर लेंगे A2 की वैल्यू। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए मीन की वैल्यू कितनी थी? 5.472 माइनस A2 की वैल्यू कितनी, ऊपर चेक करते हैं। A2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 5.54, ठीक है। 5.54 A2 की वैल्यू है, तो हम लोग लिख देते हैं 5.42, यही था ना? 5.54 है, सॉरी 5.54। इसका आंसर भी अब ये सब्सट्रैक्शन है। मॉड मतलब क्या है बच्चों? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इसमें मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, ये बड़े वाले नंबर में से ये छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो माइनस ये जो आंसर आया ये आया, क्योंकि ये मॉड में है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना? ये छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही वैल्यू निगेटिव में आएगा, लेकिन क्योंकि हमने मॉड में डाला तो हमें कोई लेना देना नहीं है साइन से, तो बड़े में से हम क्या करेंगे? छोटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो यार 5.4, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव लिख देंगे, क्योंकि मॉड के बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाता है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, हम एज इट इज पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, मॉड के बाहर। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.06, ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.068। बच्चों इसी तरीके से क्या मैं हर एक चीज लिख लिख के बताऊं? नहीं, वो टाइम पास हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं डेल्टा A3 का वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं, तुम्हें पता चल चुका है कि कैसे करना है। 0.032 आएगा, और एक्चुअली मैंने वैल्यूज लिख के रखा है और बुक में भी अपने वैल्यू सॉल्व एग्जांपल लिए, इसलिए मैं सामने से देख करके लिख रहा हूँ, तो मैं मेथड समझ में आ गया ना? ठीक है, 0.072 और डेल्टा A5 क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा A5 आ जाएगा अपना 0.122। अगर अपने को बच्चों ये मिल चुका है, अगर हमने सारा A1 A2 A3 सबका वैल्यू निकाल लिया है, तो क्या हम यहां पे, मुझे बताओ, इनका मीन निकाल सकते हैं? मीन निकालना तो बहुत ही आसान है। तो अब मुझे क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालना है मीन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे मुझे निकालना है मीन, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाली। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या होती है? हम लोग कहते हैं डेल्टा ए मीन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, और ये प्लस 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 अप टू कहां जाएगा? A5 तक जाएगा, सॉरी डेल्टा A5 तक जाएगा ना, ये प्लस प्लस जाएगा अप टू, प्लस अप टू डेल्टा A5 तक जाएगा। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5। मेरे पास जगह नहीं था, मैंने इसलिए ऐसे कर दिया, तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो जाएगा? 5 से, क्योंकि ऊपर 5 क्वांटिटी और हम मीन निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। वैल्यूज तो हमने देख ही लिया हमने स्क्रीन पे, तो जो भी वैल्यूज है उसको हम जब हम डाल देंगे यहाँ पे, सब्सटीट्यूट करना अपने को वैल्यू। तो बच्चों जो भी वैल्यूज है यहाँ पे, जो जो हमने निकाला है, जैसे मान लो कि A1 का वैल्यू हमने ये वाला निकाला है, अच्छा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, अच्छा A1 का वैल्यू हमने ये वाला निकाला है, A2 का वैल्यू ये वाला है, A3 का वैल्यू ये वाला है, A4 का वैल्यू ये वाला है, और A5 का वैल्यू ये वाला है। ये सारे वैल्यूज को जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो आएगा 0. ठीक है, 0. आई थिंक 0.452, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब इसको जब मैं डिवाइड कर लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 0.0904 मीटर, 0.0904 मीटर आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स मीटर में बात कर रहे हैं सब में, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये भी हमारा क्या है? एक आंसर, ठीक है। तो हमने दो चीजें निकाल ली, कितना आसान है दो चीजें निकालना। अब देखो यार तीसरी चीज हमसे क्या पूछा है, ये देखते हैं एक बार। तीसरी चीज जो इन्होंने हमसे पूछा है वो पूछा है कि भाई अब हमें बताओ रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर देखो क्या था बच्चों, रिलेटिव एरर की बात करते हैं। रिलेटिव एरर मतलब क्या था? जो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर का जो भी वैल्यू आया है उसको आप ए मीन से डिवाइड कर दोगे, मतलब अभी जो दूसरी बार जो हमने निकाला उसको पहली बार वाले से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या था? जो भी हमारा रिलेटिव एरर का आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ठीक है, तो करके देखते हैं, ये दो आखिरी चीजें रह गई। तो पहले हम लोग कह लेते हैं कि हमें रिलेटिव एरर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें? रिलेटिव एरर चाहिए। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन का वैल्यू, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों?
डेल्टा ए मीन क्या निकाला हमने, 0.0940, जो भी हमारा है 0.0904, 0.0904, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या था हमारा, 5 पॉइंट समथिंग था, 5.472। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे येलो कलर से मैंने मार्क किया, आपको दिख रहा, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला नहीं दिख रहा आप लोगों को, अरे यार यही मचमच है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है अपना 5 पॉइंट, कहाँ गया, अरे 5.472। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर ये आंसर लिख देता हूँ मैं इसका, यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। देयरफॉर रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब कुछ नहीं, तुम्हें बस थोड़ा कैलकुलेशन अगर तुम करना चाहते हो तो भाई साहब क्या करना, इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.09, है ना, 0.09। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.9 हो जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा आगे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो जाएगा, थोड़ा और मल्टीप्लाई करोगे तो बस तुम्हें सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है और तुम लॉग वैल्यू लेकर के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.01652। लॉग लोगे तो एंटी लॉग भी लेना, ये बात याद रखना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भैया 0.9 ये ऐसे क्यों नहीं ले सकते, लाइक लॉग, मतलब लॉग तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं, तो बात खत्म करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं। तो इसका जो आंसर आया वो ये है, जब लॉग सिखाऊंगा तब ये सब बताऊंगा, ठीक है। ये एग्जांपल वापस लेकर के मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए रिलेटिव एरर का आंसर ये आता है, ठीक है। अभी के लिए रिलेटिव एरर का आंसर बच्चों ये है, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, परसेंटेज एरर की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा तीसरा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर निकालना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि मैंने वैल्यूज में कुछ हेर फेर तो नहीं कर दिया, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चेक कर लेना, पर मेथड एकदम सही है। तो परसेंटेज एरर निकालना बच्चों, परसेंटेज एरर मतलब क्या होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये इक्वल टू परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर हमारा क्या है, 0.01652। इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यार 1.652। कैसे हो गया ये बहुत सिंपल है यार, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2, तो 1.6 यहाँ से डेसिमल यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो 1.652 इसका आंसर आ जाएगा, और ये आएगा अपना परसेंटेज में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में पीछे जाकर के देखते हैं कि क्या इसका आंसर यही था। हा हा हा, दिख रहा है यार, ये ईच मिनट इज 60 सेकेंड, यहाँ पे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे ये रहा, तो 1.7 आ रहा है, तो 1.62 को अप्रोक्सीमेटली 1.7 हम ले सकते हैं, राइट। तो परसेंटेज एरर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज एरर 1.652 को हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.7%, और हमने 100% राइट सॉल्व किया। चलो, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया, इसके आगे भी लिख देते हैं, ये भी हमारा एक आंसर है, और ये भी हमारे उस सम का एक आंसर, ठीक है। तो देखो यार, पूरा का पूरा सम मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, जानबूझ के मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार तुम्हें ज्यादा सा टेंशन जब बर्डन हो जाए, ठीक है। तो बस एक बार फिर से तुम एक बार वैल्यूज को जरा क्रॉस चेक करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और अगर आपको लॉग एंटी लॉग में दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने वो सीखा होगा मैथ्स में, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं पक्का लॉग एंटी लॉग के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। एक सीरीज बना देंगे 5-6 वीडियो का, जिसमें बहुत सारे सम्स को सॉल्व करेंगे लॉग एंटी लॉग का इस्तेमाल करके, हर एक स्टेप बाय स्टेप, तो तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। और देखो बच्चों, मैं ना यार ज्यादा एडिटिंग फीडिटिंग नहीं करता हूँ, जो रॉ वीडियो होता है जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एज इट इज डाल रहा हूँ, ठीक है। और हर एक स्टेप मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मुझे नहीं आता वो तुम, मतलब जहां पे मुझे कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे नहीं 11th में पढ़ने में कोई दिक्कत हुई थी, वहां पे तुम्हें भी हो सकता है, इस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो अभी जो अपना अगला वाला टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक है। हेलो सुपर लर्नर्स, आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं कि अनअकैडमी पे 20% ऑफ चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और एसोसिएटेड है कि ये जो 20% ऑफ चल रहा है ये खाली 19 तारीख तक रहेगा, और 19 तारीख के बाद 10% से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप नियर अबाउट 30% पैसे बचा सकते हो।
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने 19 तारीख से पहले अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप तो प्लान कर रहे हो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने का, कि 11th भी पढ़ना है 12th भी पढ़ना है, तो जो नया प्राइस है जो आपको बाद में पे करना पड़ेगा 19 तारीख के बाद, वो है 23,000। लेकिन अगर अभी आप ले लेते हो तो आपको खाली 16,000 रुपए में मिल जाएगा। दैट मीन्स की यू विल बी सेविंग 7,000 रुपीज। और बाकी चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना मैं कहाँ पे बचा पाऊंगा, और आपको जो भी प्लान लेना है आप ले सकते हो। द डेडलाइन इज May 19, इससे पहले ले लेना। और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है SJ Super 10। सभी लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके सिंपली ये कोड अप्लाई कर देना और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक सब्सक्रिप्शन। देर ना करना, 19 तारीख से पहले कर लेना। एंड हाँ, हैप्पी लर्निंग। ओके, तो अपना जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आपको तीन चीजें पढ़नी है और हर एक चीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप पढ़ना है। और अगर बच्चों आप अगर ऐसे जाके अगर यहाँ पे चेक करोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि वो तीन चीजें क्या है। हमारा जो टॉपिक है अभी वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है, ये तुम पढ़ लेना यार, ये बहुत ही ईजी है, रीडेबल है एकदम। पहला तुम्हें देख रहे हो कि यहाँ पे ए करके कुछ चीजें लिखी है, मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। ए करके एक चीज लिखा है जिसका लिखा है एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या है। और ये जो डेरिवेशन है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेरी बात यहीं पे सुन लो, ये डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस तुम्हें मुद्दा समझना है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें डेरिवेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, ऐसे बहुत सिंपल मैथ्स है, थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स लगा तो कोई बात नहीं, तो मुद्दा मैं बोलूंगा कि ये मुद्दा है, ये याद रखना है, सम सॉल्व करने के लिए वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एरर्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दूसरा है एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो ये समझेंगे, यहाँ पे भी डेरिवेशन इज वेरी इजी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मुद्दा याद रखना है। और फिर है एरर्स ड्यू टू पावर इंडेक्स मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज है जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रहा हूँ। और इस टॉपिक की तरफ सबसे पहले चलते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे तुम्हें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों, एग्जाम्पल में ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। मान लो ये कोई तो एक ब्लॉक है। कोई दिक्कत है किसी को इस ब्लॉक में? ओके, तो ये एक ब्लॉक है बच्चों। लेट से कि इसका जो मास है, जो इसका एब्सोल्यूट मास है वो है m1। थोड़ा पतला पेन देते हैं, ठीक है, पतले पेन से ज्यादा बेटर है। तो इसका जो मास है वो है मान लो m1। मान लेते हैं एक और दूसरा ब्लॉक है, ये वाला एक दूसरा सा ब्लॉक है। ओके, ये एक दूसरा ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है लेट से m2। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अगर मैं बोलता हूं कि इसका तुम टोटल मास बताओ, तो तुम मान लेते हैं कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टोटल मास, तुम फट से बोल दोगे भैया m1 प्लस m2। मगर बच्चों, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। जैसे हमने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से जब मैं इसका मास मेजर करूंगा तो इसके अंदर कुछ तो एरर होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ तो एरर होगा इसके मास में। तो लेट से कि जो वो एरर है, मैं कह देता हूं कि पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा m1 है इस केस में। और इस केस में जो एरर है बच्चों, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो एरर हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा। ये हमने कह दिया कि एरर है। तो अगर इन दोनों में कुछ एरर है, लेट से कि इस मास में कुछ एरर है मेजरमेंट करने के टाइम, इस मास में कुछ एरर है, तो क्या ये जो टोटल मास होगा इसमें भी कोई एरर हो सकता है? तो बोलोगे बिल्कुल भैया, इसमें भी कुछ एरर होगा। इसके मेजरमेंट में जो एरर आया, इसमें कुछ एरर आया, तो जो टोटल मास हम निकालेंगे तो उसमें भी कुछ और एरर होगा। तो इट विल ऑल्सो हैव सम एरर, ठीक है, हैव सम एरर। इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं तो हमें करना क्या है। अब हमें यही एरर निकालना है। एग्जांपल के लिए यहां तो मैंने एडिशन का एग्जांपल लिया, तो ऐसे यहां पे मैंने जैसे एडिशन का लिया, तो हमें एडिशन, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्शन का साथ में निकालना, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें फिर यूज करना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, फिर हमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का साथ में निकालना, सेम फॉर्मूला यूज होता है। और फिर हमें रेज टू पावर का निकालना है। रेज टू मतलब पावर का बात कर रहे हैं, पावर से रिलेटेड निकालना है। तो एक आइडिया आ गया कि हमें करना क्या है। गुड। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे 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 हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो तुमने टेक्स्ट बुक में मैंने तुमको सबसे पहले दिखाया था, फिर से एक बार दिखाता हूँ। टेक्स्ट बुक देखते रहोगे तो तुम्हें भी पता रहेगा क्या पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहला वाला जो हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, यहाँ पे देखो ए वाला ऑप्शन ए दिख रहा होगा तुम्हें, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, पहला वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे चलते हैं, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ ए वाला। हमारा ए नंबर का टॉपिक है
एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। अच्छा, जब भी तुम मुझसे पढ़ते हो ना, तो मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें लगता है यार ये तो मैं समझ रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा भगा के देख सकता हूँ, तो बिल्कुल भगा करके देखना, कोई लोड नहीं, ठीक है। तो एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, ये हमारा पहला टॉपिक है। अभी मान लेते हैं कि हमने जैसे पीछे मास की बात करी थी, वैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें हमें ए दिया है एक ऑब्जेक्ट का मास और बी दिया है एक ऑब्जेक्ट का मास, तो हमें इसको टोटल मास निकालना होगा, और लेट से कि वो जो टोटल मास आ रहा है वो जेड आ रहा है। जेड ए और बी का मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बी है, और जेड हमें टोटल मास निकालना। अभी होगा क्या बच्चों, ये जो ए होगा जैसा हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, मतलब उसके अंदर कुछ तो ज्यादा कम एरर हो सकता है। तो मैं कह देता हूं कि इसका जो एक्चुअली जो ए निकलेगा हमारा, वो निकलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक। इसी तरीके से जो मेरा बी निकलेगा वो भी निकलेगा बी प्लस माइनस एरर के साथ, ठीक है, डेल्टा बी। डेल्टा को हम लोग इसे पूरा रंगीन कर देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे। क्लियर है, ए में भी कुछ एरर होगा, मैं कह देता हूं कि ए के मास के अलावा ये ज्यादा या कम 19-20 का फर्क हो सकता है, और बी के साथ ये वाला एरर हो सकता है। गुड, नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा मतलब तुम्हें पता है ना, एब्सोल्यूट एरर की हम बात करते हैं, डेल्टा मतलब। अब बच्चों, तो सवाल यह है कि भाई साहब जेड में भी कुछ एरर होगा, और वो जेड का एरर क्या होगा। तो लेट से कि हम कह देते हैं कि जेड में जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा जेड। कोई दिक्कत किसी को नहीं, हमने ऐसा मान लिया। यहां पे मानना बहुत कुछ है। ए का जो वैल्यू था ऊपर के इक्वेशन में वो डाल देते हैं। ए का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहां पे देखना जरा, ए का वैल्यू हमने ये निकाला, तो ये वैल्यू डाल देते हैं। तो हम कह देते हैं ए के साथ प्लस या माइनस हो सकता है एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, मतलब डेल्टा ए। अच्छा, फिर क्या है भाई, फिर हमारा बी है, तो हम लोग प्लस में डाल देते हैं बी, और हमने बोला कि बी के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो बी के जो मास होगा वो प्लस माइनस डेल्टा, ये गड़बड़ होता है, डेल्टा बी हो सकता है। ये हमने कह दिया यहां पे, ठीक है, कि ये हमने ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जो ऊपर हमने लिया, और ये हमने बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने चाहता हूं, तो क्या मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, कोई दिक्कत है किसी को, और इसको भी मैं एक ब्रैकेट में डाल दूं, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल डाल सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये सब एक दूसरे से प्लस ही है ना, तो मान लो मैंने लिखा है 2+3+4+3, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2+4, मतलब इसको और इसको साथ में ऐड कर दिया, फिर मैं लिख सकता हूं 3+3, इसको और इसको ऐड कर दिया, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या यहां पे ऐसे कर सकता हूं कि ये जो ए है इसके साथ मैंने बी को ऐड कर दिया, ठीक है, और मान लो कि जो प्लस माइनस डेल्टा ए था उसके साथ मैंने प्लस माइनस डेल्टा बी को ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। ए का मतलब है, मान लेते हैं ए का मतलब है 2, इसका मतलब है लेट से 3, और इसका मतलब है लेट से 2, और इसका मतलब है लेट से 3। तो 2+3 5 6 7 8 9 10, आंसर 10 आएगा। और अगर मैं इसको आगे पीछे भी करता हूं तो भी आंसर 10 आएगा। समझ रहे हो ना तो मेरी बात? अगर अभी भी नहीं समझे हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे। तो एग्जांपल जितने ले ले इतना अच्छा है। लेट्स से कि a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी प्लस डी, सब प्लस है, प्लस माइनस है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या a प्लस सी, ठीक है, प्लस बी प्लस डी आंसर अलग आने वाला है? अरे नहीं, सेम आंसर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्या ऐसा क्यों किया है इस स्टेप पे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अब यहां पे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलता हूं, ठीक है, ऊपर वाले को, तो मुझे बताओ a प्लस बी क्या है? a प्लस बी तो z है, मानते हो? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहां पे z ही आएगा और यहां पे हो जाएगा प्लस, नीचे वाला इक्वेशन देखना है, ठीक है, यहां पे इसके जगह पे मैंने z डाल दिया है। अब यहां पे आएगा प्लस माइनस, क्या है बच्चों, डेल्टा, ये डेल्टा है a प्लस माइनस ये है डेल्टा b। सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हमें पता है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, जो वैल्यू हमें निकालना था, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a, ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा b। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे प्लस और माइनस तो बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। बहुत सारे वैल्यूज नहीं आएंगे बच्चों, पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप कर लेते हो तो भी जो तुम्हारे वैल्यूज आएंगे वो कितने वैल्यूज आएंगे? खाली 4 वैल्यूज आएंगे। मैं तुम्हें लिख के बता दूं,
ठीक है, तो मैं लिख के बताऊंगा तो तुम्हें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले इसको तो सीधा कर लें भैया, पहले इसको तो सीधा कर लें। आज जी हाँ, ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि z के 4 वैल्यूज पॉसिबल है। कितने वैल्यू पॉसिबल है z के भैया? z के 4 वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक बार लिख लेते हैं कि कौन से 4 वैल्यूज पॉसिबल है। तो मैं लिखता हूं कि 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड। अच्छा, ये जो डेल्टा जेड था ये भी प्लस और माइनस है, ये बात हमें बोलना नहीं है, ठीक है, याद रखना, मैंने गलती कर दी वहां पे। ऑफ प्लस और माइनस डेल्टा जेड क्या क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ले लेंगे कि भाई हमें डेल्टा प्लस और माइनस नहीं, यहाँ पे यही रखता है, ठीक है, डेल्टा जेड ही रखता है। तो मान लो कि डेल्टा जेड लिख देना, 4 पॉसिबल वैल्यूज है तो डेल्टा जेड फिर से लिख देना, फिर से लिख देना डेल्टा जेड। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे याद रखोगे तुम। और डेल्टा जेड, 4 डेल्टा जेड लिख दिया, उसके बाद तुम इक्वल टू डाल देना। अब देखो, 2 बार तुम प्लस लिखोगे, 2 बार तुम माइनस लिखोगे, ठीक है। फिर तुम क्या लिखोगे, यहां पे डेल्टा ए है ना, तो एज इट इज डेल्टा ए लिख देना। कहां पे डेल्टा ए है? यहाँ पे जो डेल्टा ए है, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए लिख देना, यहाँ पे भी डेल्टा ए लिख देना, यहाँ पे भी डेल्टा ए लिख देना, और यहाँ पे भी डेल्टा ए लिख देना। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे यहाँ पे प्लस, ठीक है, माइनस, प्लस माइनस। मतलब मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने एक बार ये पूरा लिख दिया इक्वल टू के साथ, फिर मैंने क्या किया, प्लस प्लस, जैसे हम लिखते हैं हेड हेड, माइनस माइनस, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, समझ रहे हो ना? प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे वाला हमने किया है, तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा बी लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेल्टा बी, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेल्टा बी, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेल्टा बी। ये डेल्टा ए, यहाँ पे हर जगह डेल्टा ए और यहाँ पे हर जगह डेल्टा बी, क्योंकि हमने इस इक्वेशन से पीड़ित होकर के लिया, पीड़ित होकर नहीं, प्रभावित होकर के लिया, पीड़ित होकर के लिया। अब मुझे बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा अब, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, इसका जो वैल्यू आएगा इस वाले का, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये जो वैल्यू आएगा ये मैक्सिमम होगा। तुम बोलोगे भैया ये कैसे मैक्सिमम होगा, क्या कारण है? देखो यार, यहाँ पे जो भी है उसके साथ माइनस करोगे, यहाँ पे जो भी है उसके साथ माइनस ही हो रहा है, मतलब मान के चलो तुम यहाँ पे माइनस माइनस कर रहे हो तुम, शायद ये प्लस आएगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसका सिंबल आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि दोनों जो एरर होगा, ए का एब्सोल्यूट एरर और बी का एब्सोल्यूट एरर, ट्रायंगल मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर है, तो ए का एब्सोल्यूट एरर और बी का एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जब दोनों एरर ऐड हो जाएंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा मुझे। तो मैं लिख देता हूं कि ये वाला जो है ना, मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ छोटू सा प्यारू सा मोटू सा, लिख देता हूँ कि ये वाला जो है ना जनाब, ये मुझे मैक्सिमम एरर देगा, ठीक है। और यही मेरा सही तरीका है, इसी तरीके से मैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों भी रहेगा तो मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे हम एक और स्लाइड लेते हैं और वहां पे एक शब्द लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और हम लिखेंगे कि, ओहो, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है। अच्छा, अगर टेक्स्ट बुक में लिखा ही है तो उसको कॉपी कर लेते हैं ना, उसको लिख करके क्या फायदा, सही बात है कि नहीं? अगर टेक्स्ट बुक में वो लिखा ही है तो उसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। अरे बेटे स्मार्ट हो गए हो तुम, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चल तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको कॉपी मारते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो कि when two quantities, क्या हो गया, when two quantities are added or subtracted, जब दो क्वांटिटीज ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। तो काम करते हैं, इसी बात पर इसको हम लोग कॉपी मारते हैं। कॉपी कैसे मारा जाता है? कॉपी ऐसे मारा जाता है। भैया बहुत कॉपी मार रहे हो आप, एकदम एक्सपर्ट हो गए हो कॉपी मारने का। अच्छा, अगर ये कॉपी मार ही रहे हैं तो यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे पेस्ट मार देते हैं इसको। क्या बोलना बच्चों, पेस्ट, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ओहो तेज भैया, बड़े स्मार्ट, गुड। खुद को स्मार्ट बोलने का एक अपना ही नशा है, नशा है भूल कह रहा हूँ, नशा है। ओके ओके ओके, तो यहां तक आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा और नोट्स में दिखेगा भी। तो देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जब दो, मैं जूम करके समझाता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा। जब दो क्वांटिटी, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी को ऐड किया था, या फिर अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो उनका एब्सोल्यूट एरर होता है जो हमें निकालना है, वो होता है फाइनल रिजल्ट का सम, एब्सोल्यूट एरर्स का इंडिविजुअल क्वांटिटी का। मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटी ए का जो एब्सोल्यूट एरर आया था डेल्टा ए, और बी का जो एब्सोल्यूट एरर आया था डेल्टा बी, उनका सम, एडिशन करो चाहे सब्सट्रैक्शन करो, कोई बात नहीं, क्लियरिटी जब हम सम करेंगे तो ही आएगा। तो इसी बात पे हम सम करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, बट क्या बात है, जो पढ़ाकू है वो पढ़ ही लेते हैं। पढ़ ही लोगे ना तुम लोग, मैं भरोसा कर रहा हूं तुम लोगों पे, पढ़ोगे ना।
वैसे तो बहुत बुरी तरीके से हमारे वीडियोस पिट रहे हैं, मगर कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, हालत खराब है भाई एवं बहनों, देखो वीडियो पढ़ो, इमोशनल डायलॉग मारने पे मजबूर मत करो मुझे। ये वाला क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है? तो इसको भी मारते हैं कॉपी। ये देखो हम लोग ना तुम्हारे इस वाले में से ये जो तुम्हारा ये है ऐसे सॉल्व न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, ये वाला सम करते हैं पहले, इससे थोड़ा मजा आएगा। बहुत मजे मजे की बात कर रहे हैं आप, और इसका आंसर ये आना चाहिए, तो इसको भी साथ में लेके जाते हैं कि अपने को पता चले कि क्या आंसर ये आया है नहीं आया। यहाँ पे तो वो एक गाना ना आजकल बहुत ज्यादा याद आ रहा है, पता है कौन सा? ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, झांक ले तू अपने दिल के अंदर। पता नहीं क्या हुआ। और पता है तुम्हें, परसों, कल नहीं, कल ही, कल मैं सोया था सुबह सुबह, और मेरे नीचे पड़ोस में एक लड़की रहती है, दीदी कहता हूँ मैं उसको, ठीक है? तो उनके घर में पानी खत्म हो गया, शायद उनकी टंकी को भरा नहीं होगा, जो पानी भरने वाला आता है बिल्डिंग में, ठीक है? मोटर वोटर चालू करते था। तो वही, और मेरे मन में गाना बज रहा है, सुबह सुबह सोया हूँ, मेरे मन में गाना बज रहा है। कौन सा गाना पता है? कौन सा गाना था बे? मैं गाना ही भूल गया मैं। बड़ा प्यारा गाना बज रहा था, मैं सपने में गाना देख रहा हूँ। खुला है मेरा पिंजरा, ओ मेरी लैला। और वो जब बेल बजा रही है, मैं, हाँ दीदी क्या, क्या हो गया? वो कहती है कितना सोते हो तुम, मेरे घर में पानी खत्म हो गया, पानी दे दो मुझे। ओके। खुला है मेरा पिंजरा, चलो पढ़ाई करते हैं। ओके देखो यहाँ पे, द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी दिस मच। अभी देखो, मासेस इतना केजी बोला है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। एंड इतना केजी बोला है, दो ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू एंड द एरर इन इट, दो चीजें पूछी। देखो बड़ा सिंपल सा सम है, बस ये है सिंपल सा सम, मगर इसको थोड़ा सा समझना है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है? मैं कह देता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका मास m1 है, और ये जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका मास m2 है। किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहां पे ऐसा बोला है कि इसका जो मास है वो कह रहे हैं m1 का 15.7 निगेटिव पॉजिटिव 0.2 केजी में बोला है। और यहां पे इसका मास हमें बोला है 27.3 पॉजिटिव निगेटिव 0.3 केजी। अब तुम्हें एक बात समझना है, यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि ये वाला मास है और ये वाला मास है, लेकिन रीडिंग करते हुए हमें लग रहा है कि इतना एरर इसमें हो सकता है और इतना एरर इसमें हो सकता है। अब हमसे पूछा गया है यहां पे कि टोटल मास बताओ दोनों का। अब मान लो कि दोनों में एरर नहीं होता, तो तुम क्या करते? 15.7 और 27.3 ऐड करके तुम बोलते ये रहा मास। लेकिन यहां पे क्योंकि एरर भी है, तो तुम्हें उसका एरर भी बताना है। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है? तो बच्चों मान लेते हैं कि हमें मास क्या दिया है, m1 दिया हुआ है। तो मैं कैसे करूंगा कि जो m1 का मास है, ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा कि जो m1 का मास है वो खाली m1 का मास नहीं है, वो है m1 प्लस माइनस डेल्टा m1, मतलब एब्सोल्यूट एरर के साथ है। और वो मुझे क्या दिया उन्होंने, उधर ही आगे लिख देते हैं, जगह अपने पास बहुत है, 15.7 प्लस माइनस 0.2 केजी। अब इससे समझदार विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, कि नहीं समझ में आया तो सुन लो, m1 की वैल्यू ये है और प्लस माइनस डेल्टा m1 की वैल्यू ये है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ये है। अच्छा, इसी बात पे हम लोग m2 की भी बात कर लेते हैं। m2 का मतलब होगा m2 का जो मास है वो, और उसके साथ जो उसका एरर है डेल्टा m2, और वो हमें दिया है 27.3 प्लस माइनस 0.3 केजी। अरे वाह भैया, बड़े स्मार्ट हो। चलो इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल मास हमसे पूछा है यहाँ पे, तो हम बता देंगे कि भैया हमसे टोटल मास पूछा है, तो टोटल मास मतलब क्या होगा? अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। टोटल मास को एक काम करते हैं, टोटल मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा m1 के साथ m2 को जोड़ दो, बस सिंपल। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 15.7 प्लस 27.3, दशमलव मतलब डेसिमल होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा ना, पता है मुझे आता है। तो टोटल में इसका जो होगा 43 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 केजी हो जाएगा। बहुत इजी लग रहा है ये? अरे ये बहुत आसान है, ठीक है? इसी बात पे हमको थोड़ा साइड हटा दो, हमारी ऐसी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है हमारी, बहुत इज्जत है। अब हमें क्या करना है, इसमें एरर निकालना है। तो हम बोलेंगे अब मुझे जो निकालना है ना, वो डेल्टा m निकालना है। डेल्टा कैपिटल M, यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा कैपिटल M निकालना है, मतलब एरर निकालना है मुझे इसमें। तो डेल्टा कैपिटल M क्या हो जाएगा मुझे बताओ? डेल्टा m1, ठीक है,
प्लस और प्लस ही होगा, क्यों बताता हूं मैं तुम्हें, डेल्टा M2। तुम बोलोगे भैया प्लस माइनस क्यों नहीं होगा? अरे बालकों, अभी अभी तो पढ़ा था, आर एडेड, एड में मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इसी चीज को हम कंसीडर करके चलेंगे इस डेरिवेशन में, यही हमारा फॉर्मूला है। तो सबको ऐड करेंगे, चाहे एडिशन रहे चाहे सब्सट्रैक्शन रहे, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? ए डेल्टा M1 क्या है भाई? 0.2 प्लस यहाँ पे क्या है? 0.3। अरे ये तो बहुत इजी लग रहा है, 0.5 kg आएगा ये। हो गया सम सॉल्व। एडिशन रहे या सब्सट्रैक्शन रहे, ऐड करके ही एरर निकालते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि भाई साहब हमारा मास तो ये है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में 19-20 का फर्क हो सकता है, हम ऐसे बोल देंगे m रहेगा ये। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 43 पॉजिटिव निगेटिव 0.5 kg की जो इसका टोटल मास होगा विथ एरर 19-20 का फर्क हो सकता है 0.5। तो रिप्रेजेंटेशन में हम पॉजिटिव निगेटिव लिखेंगे, लेकिन निकालने के टाइम हम खाली पॉजिटिव ही करेंगे, ठीक है, एरर्स के साथ। तो क्या इजी लग रहा है? थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा तो हजमोला खा के डाइजेस्ट कर लेना, ऐसा ही करना है। वैसे और भी सब तुम एच सी वर्मा से करो, तुम अलग अलग बुक से करो, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि यही करने से होता है, ठीक है। और दिस इज द राइट मेथड, यही करने से होता है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज द राइट मेथड, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताते हैं, यहाँ पे ये तो हमने कर लिया, ऐसे और एग्जाम्पल करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन एक एग्जाम्पल के बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। बालकों, जो टॉपिक है वो हमारा ये वाला है कि एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। मान लो कि अभी जैसे हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा कि अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कुछ एरर हो सकता है। वैसे अगर हम किसी चीज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो भी एरर हो सकता है। अगर हम किसी चीज का डिवीजन कर रहे हैं तो भी एरर हो सकता है। तो अब मैं तुम्हें ना बहुत आसान तरीके से बताता हूँ ये करना कैसे है। वैसे देखो, सबसे पहले एक बात को समझ लो कि इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, उसमें आपको रिलेटिव एरर मिलेगा, उसमें आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया इसको, हाँ, उसमें जो आपको एरर मिलेगा ना वो रिलेटिव एरर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहिए तो फॉर्मूला ये आएगा, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन, तो क्या होता है? रिलेटिव एरर आता है। पीछे बताया था, एक सम भी किया था हमने। तो यहाँ पे जो भी जो आप डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो आपको रिलेटिव वाला मिलता है। तो ये फॉर्मूला, सिंपली ये फॉर्मूला को भी तुम याद कर सकते हो, लेकिन यार ये डिराइव कैसे हुआ ये मैं बता दूंगा तो मेरे आत्मा को भी शांति मिलेगा, तुम्हारे भी मिलेगा कि सब पढ़ाया गया है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं इसी बात पे, हम तो यहाँ पे आ रहे हैं, और टॉपिक का नाम क्या है भाई? एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं एरर्स इन। धीरे धीरे अपना हैंडराइटिंग सही हो रहा है, पहले हाथ कांपते थे अपने आईपैड पे लिखने में। इतना महंगा डिवाइस। शॉप, शॉप भैया, शॉप नो, वेरी बैड भैया, भैया बैड शॉप नहीं करते हैं। अरे बेटा पढ़ाने के लिए लिया है, मैं अपने इसमें मूवी थोड़ी देख रहा हूँ। यार कभी कभी ना पता नहीं इंसान को एक चुल होती है, पैसे होते हैं ना तो सोचता है यार खर्च कर, नेकी है, नेकी है, लेकिन कोई वीडियो देखता नहीं है तो दुख होता है, इट हर्ट्स। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट और डिवीजन से हम बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले ये समझते हैं। बच्चों एक फॉर्मूला है, मैं ऐसा रफ में लिख करके बताता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आए। मान लो कि मैं स्पीड की बात करता हूँ, तो स्पीड का फॉर्मूला तुम मुझे बताओ क्या होता है। तो बोलोगे भैया स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मैं बोलूंगा वेरी गुड, तू तेज है, तुझे सब समझ में आता है। तो अब जो ये डिस्टेंस होगा, लेट्स से कि स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं, v इज इक्वल टू, तुम बोलोगे इससे तो वेलोसिटी को करते हैं, तो मान लो स्पीड में डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो जो स्पीड होगा, इसके साथ डिस्टेंस है और इसके साथ टाइम है। लेकिन क्या ये जो डिस्टेंस d है ये खाली डिस्टेंस होगा? इसमें कुछ एरर भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो डिस्टेंस d है उसके साथ पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा d है, जो इसमें एरर है। इसी तरीके से मान लो जो टाइम है उसके साथ भी दिक्कत है कि टाइम t के साथ पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा टी हो सकता है, मतलब टाइम में भी कुछ एरर होगा। अब क्योंकि भाई और बहनों इन दोनों में एरर है, इसमें भी एरर है, तो इसमें भी स्वाभाविक प्रकार है कि एरर आएगा। और हम कह देंगे कि वो जो v के अंदर जो एरर होगा वो पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा v होगा, ये उसके अंदर का एरर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v प्लस माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू d प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन t प्लस माइनस डेल्टा t। तुम बोलोगे यार फॉर्मूला तो ऐसा नहीं था, ये तो मैं जस्ट तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एरर्स की भी बात होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा ना कि यहाँ पे हमें कंबाइन वैल्यू निकालेंगे, जो भी एक्स वाई जेड आएगा, और वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बट उसमें एरर भी हमें बताना पड़ेगा,
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, ठीक है। उपलब्ध हो जाओ स्क्रीन, ठीक है। उपलब्ध हो जाओ स्क्रीन, चलो। तो अब एक काम करता है, अच्छा ये तो डिवीजन वाला था, मल्टीप्लीकेशन वाला भी ऐसे मान लेते हैं हम, एक v इज इक्वल टू आर आई, ये हमारा ओम्स लॉ है। मान लो इसमें भी कुछ एरर था, प्लस और माइनस डेल्टा आर, इसमें भी कुछ एक एरर था करंट में, प्लस और माइनस मान लो डेल्टा आई, तो इसमें भी कुछ एरर होगा, ठीक है, वोल्टेज में भी कुछ एरर होगा। एक तुम्हें आइडिया आ गया, तो तुम डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का सेम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो हम मल्टीप्लीकेशन से समझते हैं इस बात को, और इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये आगे काम है। तो चलो एक काम करते हैं, हम ना अभी प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि z हमें तब मिलता है जब हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं। a और b ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं क्या? a और b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो z मिलता है। अब भाइयों एवं बहनों, हमें पता है कि जो a है वो इतना अच्छा इंसान तो है नहीं, इसके साथ कुछ एरर होगा। तो a के साथ जो एरर होगा, पॉजिटिव निगेटिव एब्सोल्यूट एरर, हम बोल देते हैं कि डेल्टा a होगा। और बी भी इतना सुंदर तो है नहीं, तो बी के साथ जो एरर होगा वो ऐसे होगा जैसा कि अब तुम्हें आना चाहिए अगर तुमने पीछे अच्छे से पढ़ा है। अब भाइयों एवं बहनों, इसके कारण z में भी कोई एरर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि z के साथ जो एरर होगा वो z होगा पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा z, ये एरर आ जाएगा। ओके, इसको हम खैर इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, और एक नया इक्वेशन लिखते हैं इसी जगह से कि z हमारा हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा z, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में जो भी हमने लिखा है, और a हमारा हो जाएगा a पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा a। अब ये थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है तो ध्यान देना पड़ेगा और आराम से करना पड़ेगा। b हमारा हो जाएगा b पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा b। अभी हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है, वो है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, ब्रैकेट खोलना है बस। तो भाइयों एवं बहनों, ब्रैकेट खोलते हुए ये जो a होगा ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो a होगा वो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझा? कोई बात नहीं, अभी समझेगा। इक्वल टू a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, कर लिया। तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? ए बी। तालियां तालियां तालियां। ओके, अब बीच में क्या सिंबल आएगा भैया? बीच में क्या सिंबल आएगा? तुम सोच के बताओ मुझे, बीच में क्या सिंबल आएगा? देखते हैं क्या सिंबल आएगा। अब तुमको क्या करना है, ये जो ए है उसको इसके, सॉरी यार, क्या मैं इसको क्या इस्तेमाल करा, हाइलाइटर इस्तेमाल करना। अब मैं ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो अब ध्यान से सुनना क्या आएगा। अब आएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस माइनस है, ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई है डेल्टा बी। सिंबल कौन सा आया? जो भी इसके आगे का सिंबल। ओके, अभी यहां पे कौन सा सिंबल है? अब हम बी के साथ यही खेल खेलेंगे, तो बी के साथ प्लस माइनस है, तो ये वाला पूरा इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो आगे सिंबल क्या है? प्लस माइनस, और यहां पे क्या है भाई? डेल्टा ए है। डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? बी के साथ। ओके, अब ये वाला पूरा खेल इसके साथ होगा, तो अब यहां पे क्या होगा मुझे बताओ? डेल प्लस और माइनस डेल्टा ए मेरे डॉट प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस ही रहेगा, कोई बात नहीं, डेल्टा बी। बहुत ईजी है ना? अब मेरी बात सुन, ए बी जो है इक्वेशन नंबर 1 में, अगर तुम ए बी को अगर देखोगे तो ए बी का मतलब क्या है? ए इंटू बी का मतलब है जेड। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा, क्या हो गया मेरे को? अच्छा सुनो, z इज इक्वल टू, फिर से लिखा, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहां पे z आ जाएगा, ए बी के जगह पे हमने z डाल दिया ऊपर वाले इक्वेशन को देख करके, और यहां पे आएगा प्लस माइनस a डॉट a डेल्टा b। ऊपर से लिख रहा हूं मैं देख करके, बाकी सब एज इट इज, डेल्टा a डॉट b प्लस माइनस डेल्टा a डॉट डेल्टा। भैया डॉट क्यों डाला है तो मैं समझाऊंगा मैंने डॉट क्यों डाला है। अब बच्चों सिंपल सा गणित है कि z और z कैंसिल हो जाएगा जैसे हमने पिछली बार किया था, और बाकी सब कुछ सेकंड वाले पेज पे जाएगा। तो इसको ऊपर से देखते रहते जिससे थोड़ा तेज हो जाए। तो ऊपर के जो भी है वो लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, क्या मिला हमें? प्लस माइनस a डॉट डेल्टा a डेल्टा b प्लस माइनस, ऊपर से देख करके लिख रहा हूं, डेल्टा a डॉट b प्लस माइनस डेल्टा a, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला यहाँ पे, डेल्टा b। अभी यहां तक करने के बाद हमें क्या करना है पता तुम्हें? यहां पे मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि हमें
रिलेटिव एरर मिलने वाला है। हम डिवाइड कर देंगे इसको किसके साथ, बाई जेड। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अब ये देखो यार, ये जो ये प्रोडक्ट आएगा डेल्टा ए और डेल्टा बी, ये बहुत छोटा आएगा। तो मैं यहां पे एक शब्द लिखूंगा जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, कि यहां पे येलो कलर से लिखता हूं मैं, हियर डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। विल बी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ऐसा भी एरर है ना, ये तो एरर है, एब्सोल्यूट एरर, और से भी छोटा होगा, दोनों का छोटा होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी छोटा होगा। विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड इट्स निग्लिजिबल, इट्स निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल। सो वी कैन वी कैन इग्नोर इट, लिख देता हूँ, ठीक है, वी कैन इग्नोर इट। हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा इक्वेशन लिखते हैं उसके बिना। तो डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए डॉट डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डॉट बी, क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये सबको समझ आया ना, हमने इसको क्या किया, बहुत ही छोटा वैल्यू होगा बोल करके इसको इग्नोर कर दिया, तो ये आएगा ही नहीं आगे। अब क्या करना है बच्चों, डिवाइड बोथ साइड बाय जेड। हम क्या करेंगे, अगला हमारा है डिवाइड अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। डेरिवेशन बता रहा हूं, फॉर्मूला तो इजी है, साइड्स बाय जेड, जेड से डिवाइड कर दो। तो बताओ क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी डिवाइड बाय जेड और प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी डिवाइड बाय जेड। अब हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 में कि z का मतलब क्या होता है बच्चों, z का मतलब क्या होता है, z का मतलब है a इंटू बी, मतलब ए बी। तो हम क्या इस तरफ खाली डालेंगे, हम LHS में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS में नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, हमारी इच्छा, ठीक है। a डॉट डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस माइनस फॉर्मूला लाना ना अपना, इसलिए डेल्टा ए बी डिवाइड बाय जेड। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल सा मुझे बताओ, ये मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे, मान लो ये मेरा मल्टीप्लाई है, राइट, समझना, ठीक है। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी, या फिर मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा, हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ कि जो बच्चा नोट्स पढ़े उसको भी समझ में आए। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए यार क्या हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे भी z का मतलब हमने a मल्टीप्लाई बाय b सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, ये वाला a, ये वाला a कैंसिल होगा, ये डेल्टा b है पूरा, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैं डॉट डॉट लिख करके ला रहा था, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये वाला a कैंसिल हो जाएगा और ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे वेरी गुड। मैं कहूंगा ये वाला b कैंसिल हो जाएगा और ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। तो हमें जो मिला है वो हमें मिला फाइनली प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है, ऑफकोर्स प्लस और माइनस है वहां पे, अपॉन बी, प्लस माइनस बिल्कुल है यहाँ पे, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा फाइनली हमें मिला है, ठीक है। और नीचे हमें ए और बी यहाँ पे जो भी है हमने लिख दिया, मतलब एक्चुअली यही मिला ऊपर के अगर देखेंगे तो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगला वाला जो स्टेप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 वैल्यूज निकालनी है। हियर वी गॉट रिलेटिव एरर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हियर, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर नहीं है, वाइवा में पूछ सकते हैं, हियर वी गॉट रिलेटिव एरर, ठीक है, हमें रिलेटिव एरर मिला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है 4 वैल्यूज आएंगे, और मैंने तुम्हें मेथड पढ़ाया था कैसे निकालता है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड एक बार लिखो, फिर से लिखो डेल्टा जेड अपॉन जेड, थोड़ा पतला ही पेन ले लेते हैं ना, ज्यादा मोटा हो जा रहा है। चलो, डेल्टा जेड अपॉन जेड एक बार, डेल्टा जेड अपॉन जेड 2 बार, डेल्टा जेड अपॉन जेड 3 बार, और डेल्टा जेड अपॉन जेड 4 बार, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो मैं सिखाया मैंने,
फिर क्या करो, जो भी है वो लिख दो। मान लो हम ए को आगे लिखते हैं, बी को पीछे लिखते हैं, हमें अच्छा लगेगा। बाकी प्लस और माइनस ये तुम्हें चाहिए तो तुम बी को आगे लिख लेना। ठीक है, तो चलो बी ही लिख देते हैं। तो हमें पता है डेल्टा बी पॉजिटिव अपॉन बी। फिर से एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव डेल्टा बी अपॉन बी, फिर दो बार निगेटिव तो डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब क्या, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो मैं सिखाया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो सिंपल सा गणित है जो मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूं, और वो गणित है कि ये वाला जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और यही हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आया, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। जो टेक्स्ट बुक में से उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर से पुरानी आदतें हमारी गई नहीं है अभी तक, कि भाई व्हेन दो क्वांटिटीज, यहाँ पे मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अरे भाई मारो मुझे मारो, यस। तो ये कॉपी नहीं कर पाया मैं, ये तो गड़बड़ बात है, कॉपी कर लिया। तो अब जरा एक बार रीड करो क्या लिखा है। थर्स व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, जैसे वहां पे ऐड या सब्सट्रैक्ट हुआ था, जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम। ये सम होता है रिलेटिव एरर्स का, ईच क्वांटिटी का, हर एक क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का सम हो। तो एक काम करते हैं, इसको पहले पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं पहले, अब बात करते हैं कि क्या लिखा। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लिया है, तो यहाँ पे देखो, ये मैं एक रिलेटिव एरर निकाल रहा हूँ जेड का। ठीक है, बी का रिलेटिव एरर और साथ ही साथ ए का रिलेटिव एरर का सम आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन ईच क्वांटिटी। तो बी एक क्वांटिटी था और ए एक क्वांटिटी था। अभी हमने प्रोडक्ट का लेकर के निकाला है, लेकिन डिवीजन के लिए भी सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो तुम्हें उसका डेरिवेशन भी निकालने की जरूरत नहीं, और एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। बाकी इजी है, चिल्ड है भाई, काफी लंबा है लेकिन मजेदार है। ठीक है, तो यहां तक अगर हमारा हो चुका है, तो मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कि कितने टाइम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 12 बजने वाला है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर में हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक काम करें, इससे रिलेटेड एक सम कर लें, एक सम कर लेते हैं, और फिर हमारा लास्ट दो ही एग्जाम्पल बचेगा, और फिर हम खत्म कर देंगे इस लेक्चर को। ठीक है, या फिर बाकी एग्जाम्पल्स भी मैं बाद में ले लूंगा। ठीक, तो एक सम करते हैं, 3.2 में एक सम है हमारा। यहां से मैं निकाल लेता हूँ 3.2, ये वाला सम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 वाला सम। तो यहाँ से कॉपी मारते हैं इसको हम आंसर के साथ कॉपी मारते हैं, हमारी आदत ये, हम क्रॉस चेक कर सके आंसर पे। जब सम करोगे ना तो ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि है क्या एक्चुअली। चलो, तो यहाँ पे मैंने सम डाल दिया। अब जरा पढ़ना, जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम दिस मच, मतलब देखो ये जो टाइम है 100 टाइम है, और उसके साथ ये एरर दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड इज दिस मच प्लस और माइनस दिस मच, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। तो हमें स्पीड बताना है और रिलेटिव एरर बताना है, और आंसर यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ठीक है, अभी इस सम को अच्छे से मैं लिखता हूं। बच्चों मान लो यहाँ पे जो हमें टाइम दिया हुआ है, वो क्या खाली टाइम है? नहीं, वो जो हमें टाइम दिया हुआ है वो टी प्लस और माइनस डेल्टा टी दिया हुआ है। एग्री करते हो? टी के साथ प्लस और माइनस डेल्टा टी दिया हुआ है, और उसका जो वैल्यू दिया है हमें, वो दिया है 100 प्लस और माइनस 1, और ये क्या है, सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा सिमिलरली बच्चों, जो हमें यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब यहाँ पे मीटर में दिया है तो डिस्टेंस ही दिया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमें दिया है यहाँ पे डी, हम लोग डिस्टेंस को ले लेते हैं यार, एस ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को एस ले लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू एस प्लस और माइनस, हमें डेल्टा एस भी दिया होगा। तो देखो क्या लिया, हमें दिया 5.2 पर, अगर तुम देखोगे तो सब में माइनस प्लस 0.1, और ये हमें पूरा दिया मीटर। एम आई राइट? तो ये हमें इन्होंने दिया, हमें सबसे पहले पूछा है कि भाई स्पीड बताना है तुम्हें। ठीक है, तो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, कि हमें सबसे पहले स्पीड बोला है, तो मैं v से बोल देता हूँ, स्पीड को v बोल देता हूँ। ठीक है, स्पीड को मैं v बोल देता हूँ, तो स्पीड v निकालना है मुझे। लेकिन हमें पता है कि ये जो स्पीड भी होगा वो अकेला नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात?
तो यहाँ पे जब हम निकालने जाएंगे तो लेट्स से कि मैं इस जगह पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं निकाल रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले v स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू v निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड v क्या होगा, सिंपल, तुम्हें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, हमने डिस्टेंस s लिया था, और s की वैल्यू कितनी है जरा बताना, s की वैल्यू कितनी है, 5.2 बोलोगे तुम, तो यहाँ पे 5.2 हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाइम पूछा जा रहा है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.052 आना चाहिए, 0.052। और ये क्या है, स्पीड है, तो हम लोग लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड का आंसर आ गया। अब एक बार देखो यहाँ पे, क्या स्पीड का आंसर यही दिया है, 0.052 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर है, मतलब ये ऊपर चला गया, तो ये सेकेंड रेस टू -1 हो गया। तो हम लिख देते हैं कि भाई साहब हमें स्पीड का v का वैल्यू तो हमें मिल गया, तो इसको मैं ब्रैकेट बना दूं। सिंपल सा समय है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना, क्या हमें खाली इतना ही निकालना था, नहीं, हमें तो एरर भी निकालना था। स्पीड का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे, मान के चलो ये स्पीड का वैल्यू हमने निकाला। अब हमें इसके अंदर का रिलेटिव एरर निकालना है, ठीक है। मैंने बोला ना, जब डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, अब रिलेटिव एरर की जब बात चल रही है तो उसको निकाल के देखते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं एक लाइन मार देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक लाइन मार लिया है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, एरर इन स्पीड अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एरर मेरा निकलेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं एरर इन स्पीड, एरर इन स्पीड, वो मेरा निकलेगा, यहां पे मैं ऐसे कर लेता हूं, डेल्टा वी जो मेरा स्पीड है, साथ ही साथ वी इज इक्वल टू जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उनका एडिशन। तो इंडिविजुअल यूनिट क्या था, एक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो डेल्टा एस डिवाइड बाय एस, और हमारा क्या था, टाइम था, तो डेल्टा टी डिवाइड बाय टी। हमें एडिशन करना होता है, ऊपर पढ़ाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू मिल रहा है, ये एब्सोल्यूट एरर मिलेगा हमें, ठीक है, किसका, ये हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा हमारे स्पीड का। तो यही क्वांटिटी हमें निकालना है। तो डेल्टा एस का वैल्यू बताओ, डेल्टा एस तुमने पीछे क्वेश्चन में देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एस का वैल्यू, डेल्टा एस का वैल्यू है 0.1, ठीक है। और एस का वैल्यू कितना है बच्चों, एस का वैल्यू है 5.2, तो इसको डाल देते हैं। तो 0.1 डिवाइड बाई, और ये कितना होगा 5.2, 5.2, ठीक है, प्लस टाइम का वैल्यू कितना था बच्चों, टाइम था 1 सेकेंड, और जो डेल्टा टी जो था 1 सेकेंड था, और ये था 100। अभी यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एलसीएम करके तुम निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, 0.1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, ठीक है, मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, और क्या है, मैंने आगे पीछे कर दिया क्या, नहीं, काम करता है, सबसे पहले 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करता है, 10 से मल्टीप्लाई करता है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 552 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, अपॉन 52, प्लस है ये 1/100। तो अभी हम 100 यहाँ पे चला जाएगा हमारा, इधर हमने भेज दिया, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है बस, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस, एंड 1 मल्टीप्लाई 52 दिस, और यहाँ पे आ जाएगा 5200। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और जो भी आंसर है उसको ऐड कर दिया। तो भाइयों एवं बहनों, क्या आने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 152, 152 डिवाइड बाई 5200। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 0.029, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा डेल्टा वी पॉन वी, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और ये आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या हमारा एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर है, ये हमारा है रिलेटिव एरर इन स्पीड। लेट्स चेक क्या यही है कि नहीं है। यहाँ पे अगर रिलेटिव एरर का आंसर देखेंगे तो यही आंसर है 0.092। तो हमारा क्या है, 0.092 ही हमारा भी आंसर आया है, तुम देख सकते हो, ठीक है। बच्चों यहाँ तक अपने को क्या समझ में आया, बेसिकली तुम्हें समझ में क्या आया, यहाँ तक करने का कुछ तो समझ में आया होगा कि हमें क्या करना होता है, बस इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या करना है,
हमें ऐड करना है जब हमें निकालना होगा। ये वाला सम अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक सॉल्व एग्जांपल है जिसको हम लोग बाद में कर लेंगे, और अब हम सीधे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल भी होगा वो हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे तुम देख सकते हो, आजा रे आजा तेरा रास्ता निहोर दिया, ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में तुम्हें साइड में दिख रहा होगा। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। क्या है? एरर्स ड्यू टू पावर इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अब बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत आराम से और मजा आएगा हमें। तो क्या लिखा था? एरर्स ड्यू टू, पहले नाम लिख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। हमें लिखा था एरर्स ड्यू टू पावर। ठीक है, पावर मतलब क्या होता है? इंडेक्स, ऊपर की तरफ जो जाता है, इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब हम पावर में लिखते हैं तो उसमें भी कुछ एरर हो सकता है, तो उसी चीज के बारे में हमें बात करना है इस वाले टॉपिक में। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि हमें एक वैल्यू दी है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे z इज इक्वल टू ए क्यू। अब शायद इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? क्या कोई तरीका है? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या मैं इस z को ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू ए? बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या तुम्हें मल्टीप्लीकेशन का निकालने आता है? पीछे सीखा था मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे निकालते हैं। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे है उसका a रहेगा तो a, b रहेगा तो b, प्लस होगा। ठीक है, जो भी है उसको ऐड कर दो। इज इट सिंपल? अच्छा, तो यहाँ पे पूरा दुनियादारी देख करके क्या तुम एक सिंपल सा बात बोल सकते हो कि यार जो डेल्टा z होगा अपॉन z होगा, ये कितनी बार है? सेम चीज, एक दो तीन, तीन बार है, तो मैं लिख दूंगा 3 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, और शॉर्ट। सिंपल है ना, खत्म टॉपिक, बहुत सिंपल है। अब बच्चों इसी तरीके से मान लो कि अगर n नंबर ऑफ टाइम होता, तो मैं क्या एक नॉर्मल सी बात बता सकता हूं कि भाई अगर फॉर n क्वांटिटीज, यहां पे लिख देता हूं फॉर n क्वांटिटीज, ठीक है, फॉर a रेस टू n क्या होगा मुझे बताओ। z रेस टू n है, फॉर z रेस टू n मतलब मान लो कि z के ऊपर n है, तो मैं बोलूंगा z रेस टू n मतलब क्या होगा। यहाँ पे फॉर z इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, फोर z इज इक्वल टू ए रेस टू n, मतलब ये नंबर अभी 3 था, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा z इज इक्वल टू ए रेस टू n। तो एक जनरलाइज हम फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन जाएगा तो n तक जाएगा, तो मैं कह देता हूं कि यहाँ पे जाएगा हमारा ए रेस टू डेल्टा ए, n तक जाएगा। तो इसको मैं कहूंगा कि n डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी नंबर है, यहाँ पे जैसे 3 था तो आगे 3 आ गया, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल और सटीक। अब देखो, अब 2 3 बातें मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि जरूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब वो 2 3 बातों में ये वाला तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इन केस मान लो कि ऐसे दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तुम बोलोगे भैया z इज इक्वल टू ए रेस टू पी है और b रेस टू क्यू है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? बहुत सिंपल, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पावर है वो आगे लिख दो, डेल्टा ए अपॉन ए, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन रहेगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जो भी पावर है उसको आगे लिख दो, तो Q तुम्हारा पावर है, और यहाँ पे लिखोगे डेल्टा P अपॉन B। सिंपल है ना, ये जो भी है उसको डेल्टा के साथ नीचे ले लेंगे, ये जो भी है उसको डेल्टा के साथ नीचे ले लेंगे, और जो भी पावर है उससे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए अपॉन ए, ये बोलना चाह रहे हो, वो मल्टीप्लाई होगा। चलो, तो ये वाला भी एक हमें क्लियर हो गया कि अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन मार देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए कि ये एक अलग चीज है। ठीक है, जो हमें समझना है। फिर ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, तीनों मतलब है वही कॉन्सेप्ट, वही यूज हो रहा है लेकिन अलग अलग सिनारियो है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि तुम्हें ऐसा दिया है, z इज इक्वल टू ए रेस टू पी, बी रेस टू क्यू, और सी रेस टू जेड, सी रेस टू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, तुम्हारे बुक में जो है वही ले। ठीक है,
अब ऐसे सिचुएशन में भी बहुत सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, पहले पावर क्या है उसको आगे लिखो, तो पावर है भैया पी यहाँ पे, तो पी लिख देंगे, और क्या है ए के साथ है तो डेल्टा ए अपॉन ए, ये बी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, हमें पता है। तो यहाँ पे जो पावर है उसको आगे लिखो, डेल्टा बी अपॉन बी लिख दो, ठीक है। और सी जो है वो डिवाइड में, तो डिवाइड के टाइम में भी हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दोनों में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो आगे लिख दो आर, और ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी, ये भी सिंपल है। तो ये तीन आखिरी बातें थी जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। देखो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल, ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटा प्लस बन चुका होगा, ऐसे में मुझे पूरी यकीन है। तो अब जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपको तो बहुत पढ़ना है 11th 12th में, और आप जिंदगी में बहुत कुछ करने वाले हो। थैंक यू सो मच, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज कॉमेंट में लिख देना, बचाएंगे।